हेलो एवरीवन, वेलकम टू विनिंग स्ट्रीक। वन मोर डे, वन मोर न्यूज़। तो बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है और रिसेंटली टुडे ओनली इटसेल्फ ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन या डायरेक्टली कहूँ तो प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन किया है इन विच इट हैज़ बीन मेंशन्ड कि नाउ द H-1B वीज़ा होल्डर्स विल बी imposed with a annual fine or a kind of annual fees it is of $1 lakh। जी हाँ, $1 लाख की एनुअल फीस H-1B वीज़ा होल्डर्स को पे करनी पड़ेगी। अब हमें बात करनी है कि इसके रिपरकशंस क्या होंगे इंडिया पे, कहीं ना कहीं किस तरीके से इम्पैक्ट करेगा। तो थोड़ा सा एक ओवरव्यू ले लेते हैं इंडिया यूएस रिलेशंस का। अगर मैं बात करूं 1947 के पहले से ही, तो जब हम ब्रिटिश के अंडर थे तो कहीं ना कहीं एक काइंड ऑफ इनडायरेक्ट प्रेशर यूएस के द्वारा लगाया जा रहा था कि आपको अपनी सारी कॉलोनीज को खाली कर देना चाहिए। उसके बाद अगर मैं 1947 से बात करूं 1991 तक, तो पोखरण 1 के बाद हमारे कुछ रिलेशंस यूएस के साथ खराब हुए और सैंक्शंस लगे और बहुत सारी चीज़ें हुई। लेकिन 1991 के बाद हमने देखा जो ड्रास्टिक चेंज इन इंडिया यूएस रिलेशंस वाज टोटली विजिबल। अगर मैं बात करूं 1991, आपको याद होगा कि इट इज़ द पीरियड ऑफ एलपीजी रिफॉर्म्स, जब हमारा कहीं ना कहीं आईएमएफ से हमने लोन लिया, हमारी इकोनॉमी की हालत ठीक नहीं थी। एंड आफ्टर दैट वी वर इन कंटिन्यूस टच विद द यूएस अथॉरिटीज। तो 2000 और पोखरण 2 करने के बाद भी जो हमारे ऊपर सैंक्शंस लगे वो बहुत जल्दी क्या हो गए, रिवोक हो गए। उसी की बजाय अगर मैं कंपेयर करूं पोखरण 1 से, तो पोखरण 1 में जो सैंक्शंस लगे वो काफी लंबे समय तक चलते रहे, लेकिन पोखरण 2 के बाद जो सैंक्शंस लगे वो बहुत जल्दी काइंड ऑफ अ माइल्डर वे में कंक्लूड हो गए। कारण उसका यह था कि 1991 में हमने अपनी इकोनॉमी को क्या कर दिया था, ओपन कर दिया था और प्राइवेटाइज कर दिया था। उसके बाद 2000 से 2014 वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फेज इन इंडो यूएस रिलेशंस, हमने सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट साइन किया यूएस के साथ। उसी यूएस जो हमारे ऊपर कहीं ना कहीं सैंक्शंस लगा रहा था, अब हमने उनके साथ सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट साइन किया। उसके बाद अगर मैं बात करूं आईटी सेक्टर बूम की, तो वो कहीं ना कहीं एक इंपॉर्टेंट फेज हो जाता है 2000 से 2014 तक। 2014 की अगर मैं बात करूं तो ग्लोबल कॉम्प्रिहेंसिव पार्टनरशिप की तरफ हम इंडो और यूएस के रिलेशंस आगे बढ़े। मुद्दे पे आते हैं, एग्रीमेंट्स कुछ साइन हुए। वन ऑफ द मोस्ट क्रूशियल इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट जो यूएस या काइंड ऑफ मैं कहूं कि नाटो कंट्रीज के साथ साइन किया और उन एग्रीमेंट्स को इंडिया के लिए कहीं ना कहीं चेंज किया। एक है लेमुआ, दूसरा है कॉमकासा। लेमुआ की अगर मैं बात करूं तो इट्स अ लॉजिस्टिक एग्रीमेंट, एंड इफ आई टॉक अबाउट कॉमकासा, इट इज अ कम्युनिकेशन शेयरिंग एग्रीमेंट विद द यूएस अथॉरिटीज, बोथ अल्टीमेटली बेनिफिटिंग इंडिया इन डिफेंस एंड अदर पर्पसेस। अगर मैं ट्रेड की बात करूं तो यूएस इज द लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर विथ $190 बिलियन ऑफ ट्रेड टिल 2023। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो वी आर ऑल्सो कोलैबोरेटिंग इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सेमीकंडक्टर। ओके, रिसेंटली अगर आपने सुना होगा तो निसार सैटेलाइट पे नासा और इंडिया की स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने कोलैबोरेशन किया था। अगर मैं डायस्पोरा की बात करूं तो 4.5 मिलियन पीपल आर currently residing in US. It's if I tell you, it is one of the largest diaspora residing in US. वीजा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज का, उस पे हम आ जाते हैं। 3 तरह की वीजा जो न्यूज में है, H-1B वीजा, H-4 वीजा और L-1 वीजा और L-2 वीजा, और सबसे ज्यादा न्यूज में है H-1B वीजा। तो अगर मैं H-1B वीजा के बारे में आपको बताऊं तो इट्स अ काइंड ऑफ अ intellectual and mental work visa offered by US to the country, or mostly the people those who are selected in this category comes from science, technology, engineering and mathematics background. ये जाते हैं वहां पर काम कर रहे हैं। It's a kind of a way to green card which is the permanent residency card of US. और अगर मैं इस वीजा की बात करूं तो अप्रोक्सीमेटली 70% बेनिफिशियरी जो यूएस H-1B वीजा देता है उसके बेनिफिशियरी कौन है, इंडियंस है, क्योंकि मोस्टली ड्यू टू द आईटी कंपनीज एंड अदर सेगमेंट्स वी आर हियर। उसके बाद अगर मैं बात करूं L-1 वीजा की, L-1 वीजा
उन लोगों को दिया जाता है जिनकी कंपनीज के हेडक्वार्टर्स यूएस में। और जो स्पाउस वीजा है दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द L2 वीजा, कि आपकी पति पत्नी है, आप जाकर पत्नी है, आप जाकर क्या कर सकते हैं, वहां पर जाकर नौकरी कर सकते हैं और एम्प्लॉयमेंट ढूंढ सकते हैं। अगर मैं H1B वीजा की बात करूं तो जब तक आप काम कर रहे हैं या वर्क कर रहे हैं तब तक तो ठीक है, लेकिन एज सुन एज यू आर लूजिंग अ जॉब और अल्टीमेटली आपको जल्दी से जल्दी आपको अपनी नेटिव कंट्री में वापस जाना पड़ेगा। और अगर मैं बात करूं कैप की रिसेंटली, तो कहीं ना कहीं नेगोशिएशन चल रहे थे, जो नंबर ऑफ H1B वीजा है उसको बढ़ाने की बात चल रही थी यूएस के साथ, बट कहीं ना कहीं $1 लाख का एनुअल फाइन लगाना एक कहीं ना कहीं काइंड ऑफ एक बॉम्ब है इंडियन आईटी सेक्टर पे, जिसके रिपरकशंस हमको कुछ दिन में देखने मिलेंगे। अब डिपेंड यह करता है हम किस तरीके से इसको लेते हैं। अगर हम चाहें तो अपनी वर्कफोर्स को यहीं पर चैनलाइज कर सकते हैं, अगर गवर्नमेंट चाहे तो, जैसे स्किल इंडिया और बाकी सारे मिशन चलाकर गवर्नमेंट चाह रही है स्टार्टअप और बाकी सारी चीजों को प्रमोट करना, तो अगर एक अच्छे तरीके से इसको एनालाइज किया जाए तो हम इसको यूज करते हैं। दो इट विल हैव शुड हैव अ लॉन्ग टर्म प्लान। अल्टीमेटली शुरुआत में ये कहीं ना कहीं शॉकिंग हो सकता है, आने वाले समय में हम देख पाएंगे कि अल्टीमेटली इट इज बीइंग चैलेंज्ड कहीं ना कहीं इन द फेडरल कोर्ट्स। अलॉन्ग विथ इट अगर मैं बात करूं, एक सेगमेंट ये भी है टैरिफ। रिसेंटली डोनाल्ड ट्रंप ने 25% रेसिप्रोकल टैरिफ लगाया हुआ था इंडिया पे, अलॉन्ग विथ एक्स्ट्रा 25% वाज इम्पोज्ड। टॉक्स बातें चल रही हैं इस पे, टॉक्स आर गोइंग ऑन अकॉर्डिंग टू द रिसेंट स्टेटमेंट बाय द गवर्नमेंट अथॉरिटीज, और ऐसा कहा जा रहा है कि ये जो 25% है इसको कम कर दिया, गायब कर दिया जाएगा, और ये जो एक्स्ट्रा 20 रेसिप्रोकल टैरिफ है इसको अप्रोक्सीमेटली 10 to 15% पे लाया जाएगा। तो H1B वीजा के बारे में जो मैंने बताया, कहीं ना कहीं H1B वीजा के बारे में जो बताया, कहीं ना कहीं इससे सबसे ज्यादा इंपैक्ट होने वाली कौन सी कंपनीज है, आईटी सेक्टर, क्योंकि इट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट नंबर। आई टोल्ड यू ऑलरेडी कि 70% H1B वीजा होल्डर्स आर फ्रॉम द इंडिया। अब देखना यह है क्या ये एग्जीक्यूटिव ऑर्डर चेंज होता है, इट इज बीइंग चैलेंज्ड इन द फेडरल कोर्ट्स, आने वाले समय में हमें पता चलेगा, बट कहीं ना कहीं इट्स अ शॉकिंग। और $1 लाख दैट मीन्स अप्रोक्सीमेटली 80 लाख रुपए आपको देने पड़ेंगे जो कंपनी आपको हायर कर रही है कहीं ना कहीं, एंड $1 लाख इज ऑल्सो द फीस विच इज बीइंग आस्क्ड। तो कहीं ना कहीं एक डबल बर्डन एनुअली देना देखते हैं, तो इट इज गोइंग टू इम्पैक्ट लार्जली ऑन द इंडियन डायस्पोरा and the students also which are studying in the US and having a dream. Probably it's a time that government should take certain steps and we can channelize the talent which is being went abroad, and ultimately we can use in a better way. So this was all about Indo-US relations for today. Thank you.